नमस्कार मित्र हो। मैं चंद्रशेखर। आज हम राशि चक्र को विश्लेषण करने के लिए हम किस दिशा से उसे देखना चालू करें, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वास्तविकता मैं सोच रहा था कि मैं अब किस विषय पे बोलूँ, क्योंकि हमने ग्रह देख लिए हैं, राशियाँ देखी हैं, हमने भाव भी देखे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि एक ग्रह इस राशि में रहने से क्या होगा, गोचर में क्या होता है, एक भाव का अधिपति दूसरे भाव में जाने पर क्या होता है, आदि विषय तो बहुत है। पर मैंने ऐसे बाद में फिर विंशोत्तरी दशा है, उसका अर्थ है, जैमिनी सूत्र है, तो काफ़ी चीज़ें। जैमिनी सूत्रों का तो कुछ मेरे जो संभाषण हिंदी में भी हो रहे हैं अनुराधा जी के साथ, उसमें से भी आपको पता चल जाएगा। और शायद मैं बाद में वो करूँ न करूँ, अब वो देखेंगे, है ना। तो और फिर योग है, तो वो तो मैं करूँगा। तो मैंने ये सोचा कि हम आगे जाने से पहले राशि चक्र यदि मेरे पास कुछ आता है तो मैं किस तरह देखता हूँ, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करूँ। और आपके कोई सुझाव होंगे तो ज़रूर दीजिए। मैं जहाँ तक कि मेरे से होता है वो कहीं ना कहीं उसका अवलंबन करने का प्रयास करते रहता हूँ। कभी तत्काल हो जाएगा, कभी देर से होगा ज़रूर। तो हम क्या करते हैं, तो हमें सबसे महत्व की चीज़ जो है वो लग्न जातक का सही है या नहीं, ये देखना चाहिए। मैंने सहसा देखा है कि लग्न पे ध्यान दिया नहीं जाता। सहसा होता यह है कि जो भी समय दे दिया उसको हम लिख लेते हैं, उस पर से हम राशि चक्र बना देते हैं, है ना, और उसे ग्राह्य देख के आगे हम चलते हैं। मेरी वैयक्तिक पद्धति ये है कि सहसा जातक यदि सामने हो, मैं तो वो अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा भी ज़्यादा तो विश्लेषण करता नहीं हूँ, पर जातक यदि मेरे पास आ जाए तो मैं ज़रूर करता हूँ, और वो तकलीफ़ में हो, बहुत गहन तकलीफ़ होगी तो ही मैं देखता हूँ, वरना नहीं देखता। इसका कारण उम्र भी है, और बाकी भी काम, मेरी रोजी रोटी अलग है, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है। तो मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले तो ये देखता हूँ कि इन्होंने जो भी अपने को समय दिया है उसके मुताबिक हम जब राशि चक्र डालते हैं तो क्या लग्न पहले 5 या आखिरी 5 अंशों में है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर 10-15 मिनट का फ़र्क, 16-17 मिनट का फ़र्क यदि हो गया जन्म समय में, तो लग्न बदल जाएगा। लग्न बदल जाएगा तो भावों की जगह बदल जाएगी, भावों का स्वामित्व दूसरे ग्रहों की तरफ चला जाएगा, उसके परिणाम जो हम सोचते हैं वो भी अलग ढंग से होंगे, है ना। और ऐसा मैं इसलिए सोचता हूँ, कभी कभी तो इससे ज़्यादा होने के बाद भी करता हूँ, पर मैं वो आपको बताऊँगा। जैसा हम अभी बात कर रहे हैं, मैं इसे छोटा रखने के प्रयास तो करूँगा। एक दो शायद इसके इस श्रृंखला में एक दो और व्याख्यान जुड़ भी जाएंगे, न जुड़ेंगे मैं अभी बता नहीं सकता। आपको मालूम है मैं लिख के तो कभी बोलता नहीं हूँ, तो मुझे जो मालूम है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और जिस प्रकार से मैं बता सकता हूँ उसी प्रकार से बताता हूँ। आपका बहुत स्नेह मिला है मुझे, तो आप भी मुझे समझ रहे हैं आजकल। मुझे ऐसा लगता है आप मुझे समझ गए हैं, मेरा काम की पद्धति आपको समझ गई है। मुझे ऐसे इन कामों में बहुत सारे लोग मदद भी करते रहते हैं, अलग अलग ढंग से, है ना। कोई मेरे को वो थंबनेल बना देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, परंतु ये जो है मुझे बाकी आता भी नहीं है। ये वीडियो एडिटिंग तो मैं ही कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे जितना समझता है उतना, तो उसमें भी कोई क्षति रही तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी एक पद्धति है। उसको अब इस उम्र में मैं क्या बोलूँ। तो मैं ये बोल रहा था, देखिए, जातक का जन्म का समय जो है, इसके बारे में जहाँ तक कि मुझे स्मरण है, नारद संहिता में शायद नारद ऋषि ने कहा है कि ये जन्म का जो समय है, ये कमल पत्र को एक सूजे से छेद करने में जितना समय लगता है उतना सूक्ष्म है, और ये तो ब्रह्मा को भी नहीं मालूम, मनुष्य प्राणी को क्या पता होगा। ये पहली चीज़ है। फिर आजकल जन्म समय क्या है, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। मेरा जो मत है वो तो मैं आपको बताऊंगा, और वही कारण है कि जिस कारण से मैं व्यक्ति और वो राशि चक्र, यदि ये एक दूसरे को
सम्मुख आने पे ऐसा लगता है हमें कि ये सही नहीं है, तो फिर मैं ज़रूर ज़्यादा प्रश्न पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ वो भी कुछ मैं बताऊँगा। हो सकता है अगले व्याख्यान में और भी कुछ बताऊँ, तो ये तो मैं आज नहीं बता सकता। उस वक्त जो मेरे जहन में आ जाएगा वो बताने की कोशिश करूँ। इसके कारण ये देखिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब उसकी जातक की नाल काटी जाती है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं, मराठी में हमारे नाल बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो जो भी है, तो उसे जब काटते हैं तो उसको इंसान का जन्म समझना, मेरा मत इससे विरुद्ध है। किसी का कहना है कि शिरोदर्शन, सर दिखा दिया कि उसका जन्म होना हो गया, ऐसा समझना, ये भी कोई बहुत शास्त्रीय मुझे नहीं लगता। हालांकि शिरोदर्शन वगैरह ऐसे शब्द आते हैं। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई बार संस्कृत के शब्दों का अर्थ करना भी थोड़ा सा गहन ही हो ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरा एक मैंने ऐसा सुना कि जब वो बच्चा जमीन पे पड़ता है तो उसका जन्म होता है, क्योंकि भूमि पत्तनम कहा गया है। अब ये तो देखिए, उपमा उत्प्रेक्षाओं में बोलते थे हमारे विद्वान लोग, तो भूमि पत्तन का मतलब ऐसा है कि नक्षत्र लोक से आप जब भूलोक में आ जाते हैं और खुद के भरोसे आपका हम खुद को प्रकट कर सकते हैं, तो उसको भूमि पत्तन कहा जाता है। उसका मतलब जमीन पर गिरना नहीं, कोई जमीन पर गिर नहीं सकता, क्योंकि वो एक थैली में बंद होके आता है बच्चा। जिन्होंने प्रजनन की प्रक्रिया देखी होगी आप में से, जो डॉक्टर्स होंगे, जो गायनाकोलॉजिस्ट होंगे, उनको तो पता है। जिन्होंने पशु का प्रजनन किया होगा उन्हें भी पता होगा कि ऐसा होता नहीं, जमीन पे नहीं कोई गिरता। भूमि पत्तन का अर्थ अलग है, परंतु हर आदमी विद्वान है तो उसका मत को भी कोई कोई कारण होगा, मुझे तो पता नहीं। मुझे इतना मालूम है कि शरीर के साथ जब प्राण एकत्र होता है तो उसको जन्म कहा जाता है, और जब ये प्राण शरीर से चला जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। पुराने ज़माने में कोई यदि गुजर गया तो उसके नाक के सामने एक सूत्र पकड़ लेते थे। वो यदि सूत्र हिलता है तो ये जिंदा है, और नहीं हिलता है तो भगवान को प्यारा हो गया, ऐसा मानते थे। इसका मतलब क्या है कि हमारी जब सांस बंद हो जाएगी तो वो मृत्यु है। इसका मतलब जब हम पहली सांस लेंगे तो वही जन्म है ना। ऐसा कुछ है भी कि प्राण शरीर योगा इति जन्म, ऐसा भी कहा गया है कुछ अपने पुराने ग्रंथों में। मैं उसको आधार मानता हूँ। वो ये भी बोलते हैं कि प्राण और देह का जब विरह हो जाता है तो मृत्यु मानना चाहिए। तो हमारे विद्वान तो विद्वान थे ही, उनको मालूम था कि ऐसा भी कोई ना कोई सोचने वाला है। हालांकि पुराने ज़माने में वो बच्चा रोता था जोरों में, है ना, बाहर में बैठे रहते थे, वो घटी का पात्र डालते रहते थे पानी में, और उस समय तो कोई अस्पताल नहीं थे, नर्सिंग होम नहीं थे। तो वो बच्चा जो पहले बार रोता है वो इसलिए रोता है कि उसके फेफड़े में पहले बार हवा जाती है। वो जिंदा रहने के लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है ना। तब तक तो माता के अम्बिलिकल कॉर्ड से उसको प्राणवायु मिलते रहता है, वो खुद के भरोसे नहीं लेता। वो एक बार कट गई कि इसको खुद के बलबूते पे प्राण लेना है। प्राण पे अधिकार शनि का है, शनि अष्टम का कारक भी है। तो आप लोग विद्वान हो, आप समझ जाएंगे क्या संबंध है इनका। तो इसी कारण श्वासोश्वास पे, जिसको प्राण भी बोलते हैं, उस पर अधिकार शनि का है। तो वो दुख का कारक है, वो पीड़ा दिए वगैरह आपको जिंदगी भी नहीं देता, है ना। तो थोड़ी पीड़ा शुरू में होती है, तो उस वक्त वो लोग लिख लेते थे। तो शायद उस समय जो जन्म का समय है वो ज़्यादा सटीक होता होगा, जो लिखा जाता था, या जो जिसको वो याद करते थे कि इतने बज के इतने मिनट पे इतने घटी बाद। उस वक्त तो घंटे और मिनट की बात नहीं थी, घटी और पल की बात होती थी। तो सूर्योदयात इष्ट घटी ऐसा लिखते थे, है ना। और वो बुजुर्ग बाहर में वो सुन लेते थे, सुनते साथ वो मार्क कर लेते थे, है ना? उसको लिख लेते थे। इस वजह से, पर पंचायत ये है, अभी परेशानी ये है अभी कि कभी मेरे मराठी भी शब्द आ जाएंगे बोलते होते। 3 भाषा 4 भाषा मालूम होना बहुत तकलीफ है, तो इधर उधर शब्द आ जाते हैं। आप माफ़ कर देंगे मुझे, ये मुझे खातरी है, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ। तो होता क्या है कि आजकल नर्सिंग होम में, सूतिका गृहों में बच्चे का जन्म होता है, 90% बात।
वो होने के बाद में सहसा उनकी घड़ियां 10 मिनट आगे रहती है। जो डॉक्टर होंगे आप में से उनको पता है। और वो नर्स जब बाहर आती है, बेचारी परिचारिका जब बाहर आती है और लोग जब पूछते हैं कि कितने बजे हुआ, उस वक्त वो घड़ी बता के बता देती है, अंदाजे से इसके 8-10 मिनट पहले का समय बताती है। ये हकीकत है। इसका कारण यह है कि बच्चा जन्म होने के बाद में उसको उल्टा करके उसके नाक से वो सब गंदगी निकालना, उसको सांस लेना, उसको मारते मारते हैं ताकि वो सांस लेना चालू करे। इसमें वो इतने मग्न रहते कि मुझे नहीं लगता उस वक्त किसी को समय रहता है कब बच्चे ने पहला सांस लिया ये बोलने को। कई बार बच्चे तबीयत खराब होने से ऑक्सीजन टेंट में उनको लिया जाता है, तो उसका जन्म नहीं हुआ। वो जब वहाँ पे पहली सांस लेगा तब जन्म होगा, ये समय रहता ही नहीं किसी को मालूम। तो ऐसे विविध कारणों से ये होता है। तो हम यदि बोलते हैं कि हम इस शास्त्र में, मैं ज्ञानी तो नहीं बोलता क्योंकि मैं खुद ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ किसी को, पर ज्ञानी है ऐसा भी बोल सके क्योंकि बाकी लोग ज्ञानी भी हैं। तो हमें ये तो समझना चाहिए कि ये जो राशि चक्र है और जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, ये दोनों एक दूसरे को मेल नहीं खा रहे, है ना। इसलिए पहले लग्न का चयन पहले कर लेना चाहिए। जब तक लग्न हमें नहीं समझता तब तक एक कदम भी बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा यदि मेरी स्मरण शक्ति ठीक है तो शायद गुरु नाड़ी में कहा गया है, और भी कहीं कहा गया है। अब मेरे ख्याल से चंद्रकला नाड़ी में भी कहीं तो भी कहा है कि एक पद भी चलना मुश्किल है जब तक आप लग्न को निश्चित नहीं कर लेते। इसे ख्याल में रखिए। और ये महत्व का तो होता कैसा है कि अच्छा, ये जो समय है ये आपको मालूम है कि 2 घंटे का तो समय रहता है विषुववृत्त पे एक एक राशि बदलने का। परंतु जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं, विषुववृत्त से जैसे हम दूर जाते हैं, न्यून नवमांशों में जाते हैं, तो ये समय और कम कम होते जाता है। इसलिए ग्रहों की स्थिति बदल सकती है, इसे कभी ना भूलिए। तो फिर क्या करने का है, तो हमको ये मालूम है कि देखिए आदमी के कितने प्रकार होते हैं। 12 तो प्रकार होते नहीं है ना, 12 ही लग्न होंगे ऐसा तो होता नहीं है। फिर उसमें 12 भाग वो हो गए राशियों के और 9 ग्रह हो गए, तो 100 यानी 12 गुणा 12 144, 9 गुणा 9 यानी 81। और इन दोनों का भी जब हद करते हैं यानी इनका गुणाकार करके उसका वर्ग जब करेंगे, इतने तो कम से कम प्राणी है इस धरती पे, इतने प्रकार ये समझ लीजिए। अब क्या होता है कि हमें बहुत सारे औजार दिए हैं। ये जो गाड़ी है ना, ये लग्न को सही है या नहीं ये समझने की उसका ब्रांड हम बोल सकते हैं उसको आजकल के आधुनिक भाषा में। तो इसके लिए हमें बहुत सारे औजार दिए कि इसको क्या है कैसा समझना। इसे 2-3 चीज़ें देखना चाहिए। जब हमें ऐसा आशंका आती है कि ये शायद सही नहीं होगा, ये आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, क्योंकि वो सब जो लग्न बता रहा है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये ठीक नहीं लगने का भी मैं एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पर, कि सहसा वो जब आता है तो प्रश्न उसे पूछ लेनी चाहिए कि उसको तकलीफ क्या है। आप देखेंगे कि शनि और गुरु की गोचर पद्धति, गोचर स्थिति जो होगी, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये कौन से भाव में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है। इसका थोड़ा बहुत ज्ञान आपको हो जाएगा। हम जब गोचर वगैरह के बारे में बोलेंगे तब भी समझेगा, ऐसे भी आप विद्वान लोग आपको समझ जाएगा। शनि किसी भी चीज़ में अवरोध पैदा करता है गोचर में, और गुरु किसी भी चीज़ में कुछ न कुछ अच्छा करता है गोचर में, जो राशि में रहता है वहाँ पर भी, जहाँ देखता है वहाँ पर भी। शनि भी यही करता है। इसलिए हम जो उसका राशि चक्र है, जन्म राशि चक्र है, जन्म राशि कुंडली है, जन्म कुंडली जो है, क्योंकि जन्म राशि आजकल हम चंद्र राशि को बोलते हैं, तो जन्म कुंडली जो है, जन्म राशि चक्र जो है, उसमें ये अलग ढंग से बर्ताव करते हैं। गुरु जहाँ है वहाँ कुछ न कुछ तो थोड़ी तकलीफ देगा, बहुत बुरे ढंग से नहीं देगा पर देगा, और जहाँ देखेगा वहाँ अच्छा करेगा। शनि इसके उल्टा करता है, जहाँ स्थित है वहाँ कुछ न कुछ तो आपको सहारा दे देगा, और जहाँ देख रहा है वहाँ पे तकलीफ देगा।
परंतु गोचर में ऐसा नहीं होता। गोचर में शनि जहाँ जाएगा वहाँ कुछ न कुछ करेगा, और जहाँ देखेगा वहाँ तो करेगा ही करेगा, है ना। अब ये करेगा क्या और कैसा है ये तो आप जानते हैं। तो क्रूर ग्रह कुछ न कुछ तकलीफ देते हैं। शनि का एक दूसरा स्वभाव यह है कि वो किसी भी चीज़ में विलंब लगाता है, उसका नाम मंद है। और गुरु कुछ न कुछ देना चाहता है, कुछ न कुछ अच्छी खबर लाता है। तो उनके बातों पर से और थोड़ी देर बात कर लिए, आपने पूछ लिए कि इस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था। गुरु और शनि का गोचर तो ख्याल में रह जाता है, क्योंकि सूर्य मंगल मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मंगल कुछ वक्त स्तंभन रहता है, नहीं तो वो 45 दिन में इधर से उधर चला जाता है। सूर्य भी 30 दिन में चला जाता है। तो होता क्या है कि उसके भी परिणाम है, पर वो इतने बड़े नहीं है कि जिसके वजह से जातक शायद आपके पास आया है। खासकर मेरे समान आदमी के पास जो बोलता है कि बहुत ही तकलीफ होगी तो ही देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। ऐसा देखने के लिए तो वो निर्मल बाबा टाइप तो लोग चले जाते हैं, परंतु मैं सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ, जो गंभीर रीति से कोई तकलीफ होने से हमारे ज्योतिष के पास आते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे आपको एक अंदाजा आ जाता है। ये अंदाजा यदि गलत निकल रहा है तो हो सकता है, संभावना ये है, शास्त्र पे विश्वास अपना रखिए, अपने ज्ञान पे भी विश्वास रखिए, संभावना ये है कि लग्न गलत होगा। ये एक चीज़ होगी। ये अंदाज़ा आया, भले ही वो 5 अंशों से ज़्यादा भी हो और इधर 25 अंशों से कम भी हो, तो भी ऐसा यदि देता है तो ये समझ लेना कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। किसी न किसी कारण से आप पूछ सकते हैं कि आपके जन्म के वक्त कुछ हुआ था क्या आदि, तो उससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा कि इनका समय लिखने में कोई गलती तो नहीं होगी। अभी भी इस दौर में भी कई बार मुझे बताते हैं कि 8:30 से 9:30 के बीच में हुआ था। तो ऐसा नहीं कि हम अभी अर्वाचीन जगत में आ गए तो हम बहुत ही सही ढंग से रिकॉर्ड करते हैं या लिख के रखते हैं, ऐसा होता नहीं। तो और उसमें गलती भी हो सकती है। मैंने जैसा कहा कि वो बच्चे ने देर से सांस ले ली और आपने उसकी जब वो नाल काट डाली उसका समय बता दिया। अब इसमें बहुत फ़र्क है ना। तो फिर दूसरा क्या करना कि देखो ये फर्क जो रहेगा ये चर और स्थिर में रहेगा, है ना, या स्थिर और द्विस्वभा और द्विस्वभा और चर, इन्हीं में ये फर्क आएगा। क्योंकि एक यानी एकदम बिल्कुल जिसका कुछ मालूम ही नहीं है तो उसका तो पढ़ना ही नहीं, ऐसा बोला जाता है जन्म का समय। पर थोड़ा बहुत समय जब मालूम रहता है तो हम इसे देख सकते हैं कि ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, थोड़ा सा दिमाग हमारा उसका प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, सही सटीक इस्तेमाल करके। तो फिर ये देखना कि वो जातक को थोड़ा शांत होने देना, उसको थोड़ा उसका जो उस वक्त उसका मन जो दुखी होगा तो उसको थोड़ी सराहना करो। थोड़ी देर में वो जैसा शांत होगा ना, फिर उसको देखिए वो क्या करता है। चर लगने वाला होगा ना तो वो थोड़ा बहुत हिलते रहेगा, है ना। और वो प्रश्न भी कई बार एक प्रश्न पूछते पूछते फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेगा। ये चर राशि की खासियत है। यदि लग्न चर होगा तो उसके व्यक्तित्व में वो चरत्व आएगा। स्थिर होगा तो वो एक ही स्थिति में बैठा होगा, प्रश्न भी एक ही पूछेगा, और जब प्रश्न पूछा उसी के ऊपर प्रश्न आपने बोलने के बाद पूछेगा तो समझ लेना कि ये स्थिर होने की संभावना ज़्यादा है लग्न। उसको बदल के देखिए, और यदि आपके प्रश्न और उसकी जो भी परिस्थिति है उस वक्त की, ये यदि एक आते हैं तो फिर उसी लग्न से आप भविष्य कथन कीजिए। द्विस्वभाव में क्या होता है, द्विस्वभाव का पहला हिस्सा तो चर है और दूसरा द्विस्वभाव होता है, सब मेरा मानना है। तो फिर वहाँ पर भी आपको वो फर्क ख्याल में आ जाएगा। द्विस्वभाव में ऐसा है कभी कभी तो वो थोड़ा बहुत चल विचल करेगा और कभी कभी बहुत ही स्थिर होगा। तो वो थोड़ा सा कठिन होता है, पर बहुत कठिन नहीं होता, है ना। क्योंकि आपने अभी राशि भाव आदि सब समझ लिए हैं। तो ये राशियाँ जो हैं इनका जो प्रभाव है ये लग्न पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये पूरा व्यक्तित्व है, ये मन नहीं है। चंद्र राशि मन है ना। और लग्न तो आपका पूरा व्यक्तित्व है। तो ये बैठता कैसा है, ये हिलता कैसा है, बात कैसा करता है, इस पे ध्यान देने पे आपको समझ में आ जाएगा। ये होने के बाद में ही हमने आगे बढ़ना। फिर इसमें भी हमारे पास और भी कुछ दिए हुए, मैंने बोला काफ़ी औजार दिए हुए। तो औजार ऐसे है कि उसका लग्न और उस पर जो ग्रह है और इसका रंग जो है ये आपको दिखता है। शुक्र का यदि प्रभाव लग्न पे होगा या द्वितीय पे होगा तो कई बार थोड़े घुंघराले बाल रहते हैं,
ये आपको दिखता है। शनि का प्रभाव होगा तो बाल थोड़े से, हम जिसको अंग्रेजी में रफ कहते हैं, थोड़े मोटे और कठोर बाल रहते हैं, है ना। बाकी भी ग्रह अपना प्रभाव डालेंगे, इसे मत भूलिए। केवल एक ग्रह को मत ले जाइए। सूर्य है तो उसको अल्पकश कहा गया है, तो कई बार वो यहाँ से अंदर गया हो रहता है, या बिल्कुल थोड़ा बहुत गंजा होने की उसके उम्र से पहले थोड़ा बहुत गंजा हो रहा है ऐसा नज़र आता है, या वो जो उसके केश है शीर्ष के, ये थोड़े पतले रहते हैं, है ना। तो इस ढंग से भी आप थोड़ा बहुत समझ ले सकते हैं कि ये क्या है। आ रहा ना ख्याल में। फिर क्या है कि रंग यदि लग्न से न मिले तो नववंश लग्न से भी आप देख सकते हैं, पर नववंश लग्नों को बदलते रहने का कोई बहुत ज़्यादा स्वारस्य इसलिए कि लग्न जब तक नहीं है तो बाकी सब चीज़ें तो उसकी अंदरूनी शक्ति की बात करते हैं। फिर हमें मालूम है कि केतु सहसा लिंग परिवर्तन कर देता है, तो समझो तृतीय भाव में केतु होगा तो हो सकता है कि उसको छोटे भाई न होंगे तो पहले बहन हो, यानी उससे एकदम बात का जो भी उसका भ्राता या भगिनी होगी, तो यहाँ ख्याल में तो ये केतु कई बार बता देता है हमें। या दशम भाव में केतु है तो कई बार थोड़े कुछ दिन नौकरी करके वो छोड़ के अपना व्यवसाय करता है। फिर शुक्रेण व्यवहित गर्भनाश करके एक जैमिनी ऋषि का एक सूत्र है, तो शुक्र की 11वें में या तीसरे में स्थिति, अष्टम में भी स्थिति, कई बार माता का गर्भपात हो गया रहता है। मुझे मालूम है कि ये पूछना ज़रा कठिन रहता है, परंतु आजकल आप पूछ सकते हो, समझ के सोच समझ के पूछिए, किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचाइए। ऐसा कहा गया है कि 11वें में यदि होगा तो इसका जो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वहाँ पे कुछ तो कुछ गर्भपात माता को हुआ होगा, तो तृतीय होगा तो छोटा होगा और अष्टम होगा तो कोई दोनों में से कुछ भी होगा। तो उसका कहना है कि लग्न में भी शुक्र होगा तो ये कर सकता है। तो इसे इस प्रकार से हमें इसको देखना है। फिर गुरु जो है वो यदि लग्न को देखता है या लग्न में बैठा है या द्वितीय में बैठा है, तो आपको मालूम है कि लग्न में और द्वितीय में इसको खाने का बड़ा चस्का रहेगा, बहुत ज़्यादा खाएगा या फिर बहुत चाव से खाएगा। गुरु का यदि प्रभाव लग्न पे है तो उसे बृहद गात्र कहते हैं। वो मोटा भी हो सकता है, वो लंबा भी हो सकता है ना। लंबे भी गात्र हो सकते हैं या थोड़ा मोटा होता है। तो इस प्रकार से मंगल होगा तो थोड़ा क्रोधी होगा या घूमने का बहुत शौक होगा उसको, है ना। अपने मातृभूमि से दूर जाने की भी इच्छा होगी मंगल यदि लग्न में होगा। इस प्रकार से हम एक अंदाज़ा बना ले सकते हैं कि हाँ अब ये लग्न सही है। इतना होने के बाद में ही उसको आपको जो भी भविष्य कथन करना है वो कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। अगली एक और भी मैं संभाषण इसी विषय पर करूँगा, उसमें और कुछ मुझे जो भी समझता है बताने का कोशिश करूँगा। परंतु ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि लग्न निश्चित किए बगैर एक कदम भी आगे न बढ़े, क्योंकि भावों में फर्क पड़ जाता है। भाव में फर्क पड़ते साथ पूरा एक भावाधिपति दूसरे भाव में बैठने के फल वगैरह सब बदल जाते हैं। और सहसा इसी कारण मैं भाव चलित कुंडली को कम से कम मुझे नहीं समझती या मैं उसका अवलंबन नहीं करता। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि इसमें कोई शंका न रहे, आशंका का कारण न रहे। क्योंकि जब आपके पास जातक बैठा है, जातक और ये कुंडली ये दोनों एक दूसरे की है, ये पक्का नहीं होता, तब तक आगे जाने में अर्थ नहीं। और जब तक हम ये यदि हम पक्का न कर सके तो हमारे शायद शिक्षण में कुछ कमी हो गई है, या मेरे आपको बताने में कमी तो बहुत सारी है ही। पर इसे सोचते जाइए, आदमी आपके सामने बैठा है, शनि का प्रभाव है, थोड़ी सी आंखें अंदर हो सकती है ना। चलना वलना थोड़ा धीरे हो सकता है, शनि बोलते हैं, वो धीरे धीरे चलता है, उसके घुटने को कोई तकलीफ हो सकती है ना। उम्र के भाई हिसाब रखना दिमाग में, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बोल दिए, बच्चे को छोटा पैदा हुआ उसी को बोल दिए कि घुटने में तकलीफ है, ऐसा न कहिए। इसी को विवेक कहते हैं। तो विवेकपूर्ण इसका जब आप विश्लेषण करोगे तो पहले आप लग्न पक्का कर लीजिए, ताकि इसके पहले आपने जो भी सुना है भाषण में इसका आप प्रयोग सटीक कर सकोगे। इसीलिए सब ग्रहों का स्वरूप समझ लीजिए ताकि कोई गलती की संभावना न रहे, वरना ये शास्त्र बदनाम होगा।
कि ये तो ऐसे ढकोसलेबाजी है, ऐसे कई आजकल के बोलते भी हैं, परंतु आप जब सटीक बोलोगे तो उसको समझेगा कि ये शास्त्र है ना, ये कोई पोंगा पंडिताई नहीं है। तो मित्रों, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, मुझे मालूम है, आप क्षमा करेंगे। और अब हम अगले संभाषण में मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद में फिर देखेंगे हम भावाधिपति दूसरे भाव या कौन सा श्रृंखला चालू करना, वो मैं चालू करूंगा। तो मुझे अब आज्ञा दीजिए। शुभ रजनी।